वेलकम टू व्योमा आईएएस दिल्ली। व्योमा आईएएस के मंच पे आपका स्वागत है। आई एम पी रंजीत, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं और इस व्योमा आईएएस के इस वीडियो में इस मंच पे पुनः आपका स्वागत करते हुए नए बिंदु पर नए विषय पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। अभी आपने गौर किया होगा 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बजट की चर्चा करना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आखिर बजट से किस प्रकार के सवाल बनते हैं और सवाल किन किन बिंदुओं को छूते हुए सवाल आपके बनेंगे, क्या क्या पॉइंट आपको याद करने हैं, किस रूप में बजट को आपको लेना है। तो बजट को हम समझें, बजट को परिभाषित करें। इससे पहले कुछ ऐसे इकोनॉमिकली टर्म होते हैं जो आपको समझने बहुत ही आवश्यक है। बिना उस टर्म को समझे, बिना उस शब्द को समझे आप बजट की पूरी अवधारणा को, पूरी संकल्पना को सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने इस बार का बजट में देखा होगा, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? ओपन मार्केट को हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। ये ओपन मार्केट किसे कहते हैं? एलआईसी में आईपीओ लाया गया। ये आईपीओ क्या है? एमएसपी को 1.5 गुना करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सब ऐसे बिंदु होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, बजटीय घाटा। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं, शब्द होते हैं जिससे आप पूरी तरह समझे बगैर इस बजट की संकल्पना को ठीक से आप नहीं समझ पाएंगे और फिर आंसर देखने में आपको, आंसर भी ठीक से आप नहीं लिख पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मुश्किल आएगा। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि बजट किसे कहते हैं, बजट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। बजट वस्तुतः एक फ्रेंच शब्द था। फ्रेंच के बूझे शब्द से ये बजट शब्द आया है। बूझे शब्द का अर्थ होता था चमड़े का थैला, चमड़े का बैग। आपने गौर किया होगा कि जब पहले के ज़माने में या इस साल के पहले जब वित्त मंत्री बजट पेश करने जाया करते थे तो एक हाथ में उनके पास अटैची हुआ करती थी, चमड़े का बैग हुआ करता था, सूटकेस हुआ करता था। उस सूटकेस में उस गोपनीय दस्तावेज को रखा जाता था और फिर वो जिसे संसद में, लोकसभा में पेश करते थे, पढ़ते थे। हालांकि इस बार का बजट पेपरलेस बजट था, इस बार तो चमड़े का थैला गायब हो गया था। लेकिन शुरुआती दौर से जब बजट पेश किया जाता था उस वक्त चमड़े के थैला में से ले जाया जाता था इस गोपनीय दस्तावेज को, जिसकी वजह से इसका नाम ही बूझे से करते करते बजट के रूप में कहा जाता है। खैर, आमतौर पर आपने सुना होगा बजट आय व्यय का लेखा जोखा है। अगर आप बजट के बारे में देखा होगा, सुना होगा, तो आपने सुना होगा बजट आय और व्यय का लेखा जोखा है। ये कंप्लीट आंसर नहीं है आपकी यूपीएससी एग्जाम के पर्पज से, आईएएस के स्टूडेंट के नाते एक कंप्लीट आंसर नहीं है, बल्कि बजट वस्तुतः एक नीतिगत दस्तावेज है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है। आप इसको याद रखेंगे, बजट आय व्यय के लेखा जोखा तो है ही, लेकिन सबसे पहली बात है बजट एक नीतिगत दस्तावेज है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में आय व्यय का जो लेखा जोखा एक पॉइंट है, एक पहलू है। इसके साथ साथ पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का दौर होता है, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देश की दिशा क्या होगी, देश किस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा, कहाँ पे हम ज़्यादा खर्च करेंगे, रक्षा पे, सुरक्षा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हैवी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, रूरल सेक्टर, आखिर देश किस ओर आगे बढ़ेगा, उस पूरे विवरण का, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स का, उस पूरे पहलू का इस नीति का दस्तावेज में वर्णन किया जाता है और आंकड़ा देके बताया जाता है कि हम इस क्षेत्र में इस बार ज़्यादा खर्च करेंगे, इस बार इतना आंकड़ा रहेगा, अगली बार इतना आंकड़ा था, और प्रयास किया जाएगा इस आंकड़े को पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, बजट एक नीतिगत दस्तावेज है और इसे
संसद से अनुमोदित करना या पास कराना आवश्यक होता है। अगर ये लोकसभा से पारित नहीं हुआ, संसद से अनुमोदित नहीं हुआ, तो सरकार पर गंभीर आर्थिक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखेंगे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी सरकार कब गिरती है? सरकार दो वजह से गिर सकती है लोकसभा में अगर देखा जाए तो। एक, अगर विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जहां आवश्यक मत अगर सरकार के पास नहीं हो तो सरकार गिर जाएगी। उसी तरह एक कटौती प्रस्ताव होता है, अगर कटौती प्रस्ताव भी पास हो गया, विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव को अगर लोकसभा ने अनुमोदित कर दिया, पास कर दिया, तो वह सरकार गिर जाएगी। इसलिए बजट का पास होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा देश में बहुत बड़ी समस्या, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इससे संसद से अनुमोदन होना इसका आवश्यक है। ये एक नीतिगत दस्तावेज है। ये भी ध्यान रखेंगे बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 याद रखेंगे, अनुच्छेद 112 में इस बजट का उल्लेख किया गया है, जहां पर इसका नाम दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। इस बजट को अमूमन वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी वजह से अस्वस्थ हों या अनुपस्थित हों तो फिर उनके जगह प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को, मंत्री को ये दायित्व सौंप सकते हैं। तो अमूमन वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे बजट में अमूमन 3 साल का आंकड़ा होता है, 3 ईयर का। पिछले फाइनेंस ईयर का, इस साल का, अगले साल का एस्टिमेट ईयर। तो अगर देखा जाए तो बजट में अमूमन 3 साल के आंकड़ों का लेखा जोखा किया जाता है। अगर बजट का हम इतिहास देखें तो सबसे पहली बार बजट भारत में 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पेश किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पेश किया गया था। और 1947 का बजट भारत का आज़ादी के बाद का पहला बजट था जिसे षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ये ऐसे पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए। खैर, अब जब हम इस बजट की विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारे ऐसी टर्म हैं, शब्द हैं जिनको समझे बगैर आप बजट की पूरी संकल्पना को सही से नहीं समझ सकते। जैसे आपने देखा विनिवेश किया जाएगा, विनिवेश को बढ़ावा दिया, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, एफडीआई लाए जाएंगे, एलआईसी का आईपीओ लाए जाएंगे, एमएसपी को 1.5 गुना किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे टर्म में शब्द हैं। तो इस शब्द को जब तक कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे तब तक बजट की अवधारणा को, बजट की संकल्पना को आप ठीक नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा बजट की धारा को, स्ट्रीम को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड ले चलना पड़ेगा, पीछे को जाना पड़ेगा कि आखिर भारत में जब आज़ादी की बात से जब बजट बनना प्रारंभ हुआ तो आखिर हम देश ने इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कैसे स्टेप उठाया, आखिर हम आज कैसे पहुंचे, आज इस जगह पर हम पहुंचे हैं। भारत में आर्थिक विकास इस रूप में हो रहा है। प्राचीन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद आखिर क्या नमूना था, क्या पैटर्न था, क्या स्टैंडर्ड था, उसको समझते हुए हम आज के बजट पर आएंगे। ये बजट का सेशन, हमारा बजट का जो लेसन है, जो वीडियो है, ये 2-3 भाग में होगा। तो पहले मैं चर्चा करूंगा कि आखिर जब आज़ादी के बाद नेहरू जी के ज़माने से लेकर बजट का क्या प्रारूप था, जो आपके एग्जाम के पर्पज से आवश्यक है, जो जरूरत होगी, जिसकी जरूरत है आपको, उसको समझते हुए, कुछ टर्म को समझते हुए फिर हम इस बजट का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये बजट किस रूप में फ़ायदेमंद है, कहाँ कहाँ चुनौतियाँ हैं, कहाँ देश के पास कहाँ कहाँ चुनौतियाँ हैं, और उस चुनौतियों का सामना करने के लिए इस वित्त मंत्री ने क्या क्या प्रावधान रखे हैं। तो सबसे पहले इस बजट को समझने के लिए हमें इसे 2 भाग में बांटना पड़ेगा। 1947 के बाद से लेकर 1991 तक और फिर ये 2021 का बजट। 1991 को एक आधार वर्ष मान सकते हैं जहां पे हमने अपने इकोनॉमिकल पॉलिसी को, हमने अपनी आर्थिक नीति को डायनामिक रूप से चेंज कर दिया था।
हालांकि इसकी प्रक्रिया कुछ दिन पहले से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो बजट पेश किया था 91 में, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस बजट में हमने बहुत सारे ऐसे नए टर्म, ऐसे नई अवधारणाएं, ऐसे नए कंसेप्ट, नई संकल्पना ले आए थे जो इकोनॉमी की धारा को, अर्थव्यवस्था की धारा को बिल्कुल बदल रही थी, बदल दिया। तो जो हम 91 से पहले के दौर को देखते हैं, इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी थी, जो अपना थी, उसे क्लोज इकोनॉमी का नाम दिया गया। क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था के दौर में थी। और जहाँ पर एक टर्म था, उस टर्म को आप याद रखेंगे, इसे कहा जाता है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन, निर्यात संवर्धन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। हमारी पॉलिसी ये थी। अगर एक बिंदु में, एक शब्द में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, तो 91 से पहले जो हमारी पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, क्लोज इकोनॉमी के तहत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन, इस एक नीति को फॉलो करती थी। इस एक शब्द को आप याद रखेंगे। बाकी 91 से पहले ये पॉलिसी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इस शब्द को आप याद रखेंगे। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन के द्वारा हमारी आर्थिक नीति तय होती थी। इस शब्द का अर्थ ये हुआ कि हम आयात को प्रतिस्थापित करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, मतलब निर्यात को बढ़ाने का, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करते थे, और आयात कम से कम हो, सब्स्टिट्यूट हो, कम से कम हो, इस पॉलिसी पर हमारी आर्थिक नीति तय होती थी। क्योंकि अगर जितना आपको गौर करेंगे, जितना आयात ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हमें फॉरेन मनी देने पड़ते थे। विदेशी मुद्रा की ऐसे भी कमी थी, देश ऐसे उस वक्त गरीब था। और जितना ज़्यादा निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश में फॉरेन मनी आती, विदेशी मुद्रा आती, जिसका फायदा देश को मिलता। तो देश इसी नीति को फॉलो कर रहा था। हालांकि हम गरीब थे, आयात पर हैवी ड्यूटी लगा रखते थे ताकि बहुत सारे सामान बाहर से नहीं ला सकते थे हम लोग। और निर्यात के लिए रूप में हमारे पास अनाज, खाद्यान्न, ऐसे प्राइमरी सेक्टर के कुछ उत्पाद थे जिससे हम एक्सपोर्ट किया करते थे। खैर, 91 से पहले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन के द्वारा हम अपने आर्थिक नीति को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन 91 के बाद इस नीति को चेंज करते हुए हमने ओपन इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया। ओपन इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया और इस नीति को कहीं न कहीं छोड़ने का प्रयास किया। खुली अर्थव्यवस्था, क्योंकि अगर आप गौर करें 1947 से 91 के बीच के दौर में देखिए, गांधीवादी प्रभाव था, नेहरू जी का प्रभाव था। हम अभी जस्ट 200-300 साल की गुलामी से मुक्त हुए थे। इस वक्त अगर ओपन इकोनॉमी किया जाता, खुली अर्थव्यवस्था किया जाता, तो हमारे जो नीति निर्धारक थे उनको डर लगता था कहीं फिर देश गुलाम न हो जाए, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके प्रभाव में देश ना आ जाए। तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खुद के स्तर पर डेवलप करने का प्रयास किया। विदेशी प्रभाव, विदेशी मनी के बिना, विदेशी मुद्रा के बिना, खुद के प्रभाव से अपने देश की आर्थिक विकास करने की नीति बनाई। लेकिन 91 आते आते अब देश में लगे थे, उस वक्त कुछ माहौल भी ऐसे थे। फिर हमारे नीति निर्धारकों को, वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर को लगा, उनको लगा, हमारे मंत्री जी को लगा कि नहीं, अब देश का विकास ओपन मार्केट से किया जा सकता है, खुली अर्थव्यवस्था। और फिर हमने खुली अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयास किया। इसमें आपने टर्म सुना होगा, LPG, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा हमने पैसे को, मुद्रा को करंट अकाउंट में कन्वर्ट करवाया। हमने WTO की नीति के अनुसार अपनी पॉलिसी मेकिंग की, पॉलिसी बनाई। इसके अलावा सब्सिडी को हटाने का प्रयास किया, कम करने का, सब्सिडी को रेशनलाइज करने का, तर्कसंगत स्तर पर लाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हमने FDI को मंजूरी दी, विदेशी मुद्रा, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया।
अब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम जो ये नीति लाए, ये ओपन मार्केट की जो नीति थी, क्या देश को इसका फायदा हुआ? और हम उसी ओपन मार्केट की खुली नीति पर आज भी चल रहे हैं। ये जो आज का जो बजट बना है, इसी का विस्तृत रूप है। तो जो हमने 1991 में जिसकी शुरुआत की थी, डेवलपमेंट धीरे धीरे करते करते आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। तो क्या इस नीति ने देश का आर्थिक विकास किया? क्या इस नीति से गरीबों को फायदा हुआ? क्या इस नीति से देश का चहुमुखी विकास हुआ या फिर हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हुई? इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। लेकिन पहले मैं ये समझने का प्रयास करेंगे, ये एलपीजी क्या है, डब्ल्यूटीओ का क्या कहना था, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, पूंजी खाते में निवेश, सब्सिडीज, एफडीआई, इसको कुछ समझते हुए, टर्म को समझते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको समझते हैं। सबसे पहले एलपीजी, इसको हिंदी में कहेंगे उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलीकरण। खगोलीकरण, इस नीति को बढ़ावा हमने 1991 के बाद देना प्रारंभ किया। और इस नीति को समझने से पहले एक टर्म है जिसे कहते हैं उदारीकरण। अब ये उदारीकरण क्या है? जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता हो, तो आपने गौर किया होगा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, अवरोध होते हैं। सपोजिट मान लिया एक देश ए है, एक देश बी है, अगर उनको व्यापार करना हो, तो जब व्यापार करेंगे तो अगर हमारे देश उदारीकृत नहीं है, ओपन मार्केट नहीं है, क्लोज मार्केट का दौर है, तो उन्हें हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी, कस्टम देने पड़ेंगे, हैवी टैरिफ लगाया जा सकता है, अपने देश की सामान पर सब्सिडीज देकर उसे प्रतिसंतुलित किया जा सकता है, हतोत्साहित किया जा सकता है उस मार्केट को। तो जब कोई एक देश, ए देश बी देश से मार्केट व्यापार करता हो, तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पहलू के माध्यम से, जिस अवधारणा संकल्पना के माध्यम से हम अपने देश के व्यापार को, उस देश के व्यापार को प्रतिसंतुलित करके अपने देश को, मार्केट को, अपने देश की बनाई हुई वस्तु को संरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो जब 1991 के बाद का दौर आया, तो उस अवधारणा को, उस संकल्पना को दूर करने का प्रयास किया गया। जो हम हैवी ड्यूटी लगाते थे, कस्टम लगाते थे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, अपने प्रोडक्ट पे सब्सिडी देते थे, इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे रेसिस्टेंस और होते हैं। उन रेसिस्टेंस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, किया जाएगा। उसको समझते हैं कि आखिर जब देश अपना उदारीकृत हुआ, तो आखिर इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को कैसे हम पूरा करते हैं। सपोज दैट, मान लिया कोई देश ए है और दूसरा देश बी है। जब ए से बी के बीच व्यापार होगा और अगर देश उदारीकृत नहीं है, क्लोज इकोनॉमी का दौर है, तो यहां पर आपने गौर किया होगा, यहां पर सबसे पहले कस्टम लगाया जा सकता है, हैवी कस्टम ड्यूटी हो सकती है, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अपने मार्केट में सब्सिडी देकर इसके व्यापार को हतोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ साथ हैवी टैरिफ लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेसिस्टेंस होते हैं। और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये माल मेरे देश में आया तो यहाँ बीमारी फैल जाएगी। जैसे बर्ड फ्लू वगैरह आपने देखा होगा, अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, चिकन वगैरह, आप देश में लाने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा फाइटो हमारे देश में आएगा, आने पर ये प्रोडक्ट हमारे देश के एनवायरनमेंट को खराब कर सकती है। पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस आपके देश में इस माल को बनाने में चाइल्ड लेबर का यूज हुआ है, हमारे देश में इस माल नहीं बिकेगा। ऐसे बहुत सारे रेसिस्टेंस लगा कर हम इस देश के व्यापार को हतोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन 91 के बाद इन प्रावधानों को हटाना था धीरे धीरे।
आप हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते। धीरे धीरे अपने देश में जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को आप धीरे धीरे रेशनलाइज करेंगे, तर्कसंगत स्तर पर लाएंगे। हैवी टैरिफ जो होती है उसे समाप्त करेंगे। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगाएंगे, अनावश्यक रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। जब अगर ये स्थिति बनती है तो आप सपोज ऐसी स्थिति बन जाएगी, एक देश ए एक देश बी, ए से बी और बी से ए दो व्यापार करने में, आर्थिक प्रवाह में कोई रुकावट नहीं होगी। अगर हमने इन बिंदुओं को हटा दिया तो ए से वस्तु बी आने में, बी देश में आने में, और बी से वस्तु ए के देश में आने में कोई रुकावट, कोई बाधा अगर नहीं हो तो वस्तुओं का निर्बाध अंतर प्रवाह हो सकता है। और ऐसी कंडीशन अगर है तो देश हम कहेंगे उदारीकृत देश है। इसका मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, व्यापार में हुई रुकावट को दूर करके एक देश से दूसरे देश में व्यापार के अंतर प्रवाह को, मुक्त अंतर प्रवाह को बढ़ावा देने का अगर प्रयास किया जाए, जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, जो रेसिस्टेंस थी, जो प्रतिरोध थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, इस तरह का अगर कंसेप्ट है, इस तरह की अवधारणा है तो उसे कहेंगे उदारीकृत। तो 1991 के बाद आपने देखा होगा हमने इन प्रावधानों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाना बंद कर दिया, सब्सिडी धीरे धीरे हम कम करने जा रहे हैं, टैरिफ धीरे धीरे हटा दिया हमने, और बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस थे जो हमने हटा दिया। तो कहा जाएगा कि धीरे धीरे हमने उदारीकरण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। उसी तरह दूसरा पहलू हो सकता है, सपोज दैट एक देश ए है, दूसरा देश बी है। अगर ए और बी एक तो व्यापार करने के लिए कोई बीच में कोई बाधा ना हो, इसके अलावा ए बी के देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए, और बी ए के देश में आकर निवेश करने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई बाधा ना हो, एफडीआई के लिए, एफडीआई के लिए कोई बाधा ना हो, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा हमने एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने, निवेश करने के लिए अगर कोई रेसिस्टेंस या कोई बाधा नहीं हो, उस कंडीशन को कहेंगे हमने ग्लोबलाइजेशन के दौर की ओर आगे कदम बढ़ा दिया, खगोलीकरण की ओर। अगर आप सपोज बहुत सारे ऐसे देश हो, मान लिया सी डी, अगर यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ निवेश कर सकता है, यहाँ के यहाँ निवेश कर सकता है, यहाँ के यहाँ निवेश कर सकता है, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ किसी दूसरे देश में एक सामान एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए न कोई बाधा है, न व्यापार करने के लिए कोई बाधा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाधा है, निवेश के लिए बाधा है। तो इस तरह से इसे कहे जाते हैं पूरा विश्व एक ग्लोबलाइज्ड है, पूरा विश्व भूमंडलीकृत है। तो इस कंडीशन को भी हम धीरे धीरे, इस कंसेप्ट की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा है प्राइवेटाइजेशन। निजी क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे। आपने गौर किया होगा 91 के बाद गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों को विनिवेश के माध्यम से उसे निजी हाथों में दे दिया गया। तो यहाँ पर बाहरी कंपनियों को मौका दिया गया, इन्वेस्टमेंट का मौका दिया गया। इससे जो पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां थी वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गई। तो अंततः कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाए। तो आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर क्षेत्र धीरे धीरे 91 के बाद धीरे धीरे जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी क्षेत्र में जो सिर्फ काम सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ही कर सकती थी, अब हमने उसे प्राइवेट हाथों में देकर प्राइवेट कंपनियों को मौका देने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे कह सकते हैं हमने निजीकरण की ओर आगे बढ़ा। अब ये जो एलपीजी लाया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्या इसका फायदा देश को मिला? क्या ये जो नीति सही नीति थी? देश का चहुमुखी विकास इससे हुआ? आप इस चीज को समझेंगे कि उदारीकरण, खगोलीकरण, निजीकरण, ये कंसेप्ट लाया गया था 1991 के बाद, जिसकी पराकाष्ठा इस बजट में देखने को मिलती है। हमने इस बजट में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, विनिवेश का लक्ष्य रखा है, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। तो जो 91 में हमने शुरुआत की थी, जिसकी पराकाष्ठा, जिसका चरम रूप यहाँ भी देखने को मिलता है, क्या इस नीति से देश को फायदा हुआ? या ये नीति सही है? एग्जाम की पर्पज आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हाँ,
थैंक यू। हाँ, मुझे बाहर जाना है।